हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, करेंट अफेयर के इस प्रोग्राम में जिसमें हम लोग नवंबर माह का करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं। आज हमारा नवंबर माह का लास्ट डेट है और आज हम लोग जो 10 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के प्रश्न पढ़ेंगे, यहाँ से हमारी नवंबर माह का करेंट अफेयर समाप्त हो जाएगा और कल से हम लोग दिसंबर माह का करेंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चूंकि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग करेंट अफेयर के नवंबर माह के वो कौन से लास्ट 10 टॉपिक हैं जिनको हम लोग खत्म करेंगे। तो उनमें पहला है सिम्बैक्स। सिम्बैक्स क्या है आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे, इस पर क्वेश्चन बना हुआ है। हाल ही में एक एक्ट चर्चा में रहा है जिसका नाम है रोड चेन केव रोड चेन को एक्ट, इसको देख लेंगे। कच्छल द्वीप जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है, ये इसके बारे में देख लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डे, एक्चुअली ये देखने में तो बहुत आसान सा लग रहा होगा कि यार ये कब मनाया जाता है। क्वेश्चन भी बेसिकली यही बनाया गया है, बट हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट है उसको देख लेंगे जो कि यूपीपीसीएस के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइगर ग्रे क्षेत्र जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है, इसको देख लेंगे। सहतूत बांध चर्चा में रहा है, क्यों चर्चा में रहा है इसको देख लेंगे। आरसीईपी इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 सूत्री कार्यक्रम क्यों चर्चा में रहा है इसको देख लेंगे। स्वामित्व योजना को देख लेंगे और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण देख लेंगे। अब बात आती है इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों आज में से। तो बेसिकली मेरा मानना है कि वेरी इंपॉर्टेंट में ये है जो आपकी, वैसे इंपॉर्टेंट सब है बट हम इसको मेन से भी और एक चीज़ ध्यान देंगे। इसमें एक 5 सूत्री कार्यक्रम जो है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, जिनमें से इन तीनों के आने के मैक्सिमम चांस है। बाकी के भी चांस, इसके चांस 100% के करीब में है कि ये पेपर में आ जाए। इन सब के चांस हम लोग कह सकते हैं कि 95% के करीब में है कि पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन सब बेहद इंपॉर्टेंट है बट ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे बेसिकली 5 सूत्री कार्यक्रम आपके मेंस के नज़र से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस के नज़रिए से बेहद इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पे आरसीईपी भी देखेंगे कि इंपॉर्टेंट है मेंस की नज़र से। स्वामित्व योजना भी मेंस की नज़र से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देख लेंगे। वैसे सहतूत बांध भी मेंस के नज़रिए से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मेंस के नज़रिए से भी हम लोग बोले कि जहाँ भी करंट अफेयर लिंक हो पाएगा मेंस के एग्जाम से, वहाँ पे हम लोग उसको जरूर लिंक करा लेंगे। तो दोस्तों, वही एक पुरानी रिक्वेस्ट आपसे कि इस प्रोग्राम को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल यूपीएससी हिंदी को। और अगर कोई शिकायत होती हो या कुछ सुझाव देना हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि उन चीज़ों को, जो भी शिकायत हो आपके या कुछ चीज़ आपको समझानी हो तो उसको ज़रूर बताइए। एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि जब ये वीडियो प्रीमियर हो, आप लोग उपस्थित हो, तो कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को एक क्विज के तौर पे लीजिए। देखिए, अगर इस वीडियो को एक क्विज के तौर पे लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और आपके एग्जाम में पूरी चांसेस है कि अगर सेम क्वेश्चन आ गए तो आपकी माइंड जो है वो रिकॉल कर जाएगी उस आंसर को। एक तो फायदे इसके ये हैं। अगला हम लोग एक चीज़ ध्यान देते हैं कि चूंकि हम लोग मौजूद भी रहेंगे तो कोई अगर डिस्कस भी रहेगा तो हम लोग वहाँ पे कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जल्दी अभी गौरव सर आके जीएस की जो प्रोग्राम स्टार्ट होने वाली है उस पर आप लोग को जानकारी दे देंगे। तो जो जीएस के डेली क्वेश्चन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है उसकी जानकारी अभी गौरव सर देंगे। तो चलिए आज का हम लोग का जो लास्ट डे क्वेश्चन है उसको देखते हैं, जो आज का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सीधा स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? सिम्बैक्स। ध्यान देंगे, पहला नंबर क्वेश्चन है सिम्बैक्स के बारे में। कह रहा है कि सिम्बैक्स श्रृंखला भारतीय नौसेना और निम्नलिखित में से किस देश की नौसेना के बीच का अभ्यास है? ध्यान देंगे। तो पहली बात, सिम्बैक्स है क्या, इसको ही देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर सीधा सिम्बैक्स को देखने की कोशिश करें तो सिम्बैक्स क्या है? कुछ लोग बोले थे कि सर थोड़ा सा इंग्लिश में भी कर दीजिए। एक्चुअली मेरी इंग्लिश बहुत ही गंदी है, बट जितना मैं लिख सकता हूँ संभव है मैं उतना इंग्लिश लिख देने की कोशिश करूँगा। बट यार मैं इसलिए इंग्लिश नहीं बोलता हूँ कि मतलब अगर बोल दिया मैं अंग्रेजी तो वीडियो वायरल हो जाएगी, इतनी घटिया इंग्लिश में बोलता हूँ। ठीक है, मतलब एकदम इंग्लिश भी ठीक से नहीं बोलता हूँ, इसलिए इंग्लिश ना ही सुनो तो बेहतर है। ठीक है, जो चुट फुट हमको आती है मैं कोशिश करूँगा कि उसको तो लिख ही दिया जाए। ठीक है, जैसे सिम्बैक्स क्या है? सिंगापुर, इंडिया मैरीटाइम ठीक है बायलैटरल एक्सरसाइज है। बायलैटरल एक्सरसाइज है। अब इसका जैसे ही आप इसका हम लोग कह सकते हैं कि एक हम लोग थोड़ा सा ब्रॉड के, एक सेकेंड यार क्या हो गया ये। ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा मिट गया यार वो। ठीक है, सिम्बैक्स हम लोग बोल देते क्या है। तो सिम्बैक्स क्या है? सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है।
तो ध्यान देंगे कि जैसे ही हम लोग इसके फुल नाम को देखें, हम लोग को पता चल गया कि ये सिंगापुर है। तो इसका आंसर तो हम लोग को सीधे सीधे मिल गया, सिंगापुर। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सिंगापुर के बारे में और चीज़ देखेंगे, और ये सिंगापुर के बारे में जिन 3 फैक्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये यूपीपीसीएस के पेपर में इनमें से एक फैक्ट पूरा चांस से किया आएगा, कम से कम एक फैक्ट आने वाला है। तो आइए उन 3 फैक्ट को पहला देखते हैं। सबसे पहला फैक्ट ये है कि हाल ही में सिंगापुर के रक्षा मंत्रियों के साथ भारत के रक्षा मंत्री की बैठक हुई है, और वो कौन सी बैठक थी? तो जहां ध्यान देंगे, 5th डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो 5वीं ये बैठक थी रक्षा मंत्रियों की, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। इसको हम लोग एक्चुअली पूरा बोलते हैं 5th डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग, ठीक है। तो ये 5वीं थी, इस चीज को याद रखना है। अभी जो पेपर में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में जो डिफेंस मिनिस्ट्री की और जो डिफेंस मंत्रियों की जो बैठक हुई है भारत और सिंगापुर के, वो कौन सी बैठक थी, ठीक है। तो 5वीं बैठक थी, इस चीज को याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस बहुत पूछी हुई है। सेकेंड हम लोग ध्यान देंगे, हाल ही में क्या किया गया है कि मानवता के अमूर्त विरासत के प्रतिनिधि सूची में सिंगापुर की एक कल्चर है उसको शामिल किया गया है। ध्यान देंगे किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। तो यूनेस्को ने क्या किया है, सिंगापुर की एक कल्चर है जिसका नाम है हॉकर कल्चर, हॉकर कल्चर। सिंगापुर की इस कल्चर को, जो कि हॉकर कल्चर है, इसको मानवता के अमूर्त विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। मानवता के अमूर्त विरासत के प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे। ये तो हो गया सेकंड नंबर फैक्ट। आइए हम लोग तीसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं। तो यानी हॉकर संस्कृति का संबंध कहां से हो गया? सिंगापुर से हो गया। तीसरा फैक्ट देखते हैं। अभी रिसेंट में फिर से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी कर दिया गया है, पासपोर्ट इंडेक्स जारी कर दिया गया है, जिसमें पहली रैंक कौन है? सिंगापुर नहीं है, जापान है। सेकेंड रैंक है सिंगापुर की। शक्तिशाली पासपोर्ट में सेकेंड रैंक किसकी है? सिंगापुर की। पहली रैंक किसकी है? जापान की। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, तीनों फैक्ट करंट अफेयर से रिलेटेड थे। इसको एक ही साथ आपको बता दिया गया। उम्मीद करते हैं इसको आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों, ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए कि मतलब आपको ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या पूरा बाउंसर जा रहा है, या आपको ठीक से समझा नहीं पाया जा रहा है। मतलब जो भी चीज़ें हों उसको जरूर बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए, आप लोग अगर बताएंगे नहीं तो नो डाउट कि हम लोग फिर सुधार नहीं कर पाएंगे। तो बस जस्ट 30 सेकंड का या मैक्सिमम 10 सेकंड का टाइम लिखना यार, सीधे से लिख देना यार कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा, और अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कर देना यार जरूर। 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी 42 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि हाल ही में खबरों में देखा गया रोड चेन केव एक्ट, ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से किस देश के मामलों से संबंधित है? तो ध्यान देंगे जो ये एक्ट है रोड चेन को एक्ट, एक सेकंड दोस्तों, ठीक है। तो जो ये एक्ट है रोड चेन को एक्ट, ये हम लोग देखेंगे बेसिकली अमेरिका से संबंधित है। इस एक्ट का संबंध जो है वो अमेरिका से है। अभी देखेंगे हाल ही में क्या हुआ है कि इस एक्ट को सीनेट के द्वारा पारित किया गया है, और इसी के कारण ये चर्चा का विषय हो गया है। हाल ही में इस एक्ट को सीनेट के द्वारा पारित किया गया है, सीनेट के द्वारा पारित किया गया है, और इसको राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर भी कर दिया है। ऐसे में ये अब कानून बन चुका है। तो ये अमेरिका से संबंधित है, इस चीज को ध्यान देंगे। अब आपको हमको होमवर्क के तौर पे बता सकते हैं कि किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। आप हमको बता दीजिए ये किस चीज से रिलेटेड है, इस चीज को आप बता दीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन है कच्छल द्वीप। कह रहा है कि जो कच्छल द्वीप हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया है, ये किस द्वीप का हिस्सा है, ठीक है। केप होप द्वीप का, निकोबार द्वीप का, मियाको द्वीप का, या डी नंबर ऑप्शन है मार्शल द्वीप समूह का। तो ध्यान देंगे बेसिकली यह निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। निकोबार द्वीप समूह में कई सारे छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। एक बार हम लोग क्या करते हैं, उन सभी द्वीपों पे नज़र फेर लेते हैं। मैं उसको क्या किया हूँ, नीचे रख लिया हूँ ताकि आप लोग इजीली उसको देख सकें। एक सेकेंड, यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। मैं इसको एकदम नीचे रखा हुआ हूँ, ठीक है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ पे कह रहा है कि निकोबार द्वीप समूह में कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 1.648 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके जो द्वीप है बेसिकली 3 हिस्से में इसको बांटे जाते हैं,
ठीक है। पहले को हम लोग कहते हैं उत्तरी समूह, जिसमें उत्तरी समूह में 2 द्वीप हैं, कार निकोबार और बट्टीमाले, कार निकोबार और बट्टीमाले। दूसरा इसका है केंद्रीय समूह और लास्ट इसका दक्षिणी समूह। यानी एक तो हो गया उत्तरी समूह यानी नॉर्थ, फिर हो गया साउथ दक्षिणी समूह, और एक होगा केंद्रीय समूह यानी सेंट्रल। तो ध्यान देंगे जो सेंट्रल यानी केंद्रीय समूह है उसमें ही ये द्वीप है जिसका नाम है कच्चर द्वीप। कई सारे द्वीप पाए जाते हैं। बेसिकली अगर हम लोग द्वीपों के नाम पे जाएं तो देखिए कच्चर द्वीप, चौरा द्वीप, यहाँ पे तेरेसा द्वीप, नक्रोबी द्वीप, ट्रिनकेट द्वीप। तो आप सारे द्वीपों का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। मेरा मानना है कि एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट अगर ले लेंगे तो इसको एक बार देख लीजिएगा। देख लेने से क्या है ना कि थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि ये द्वीप के बारे में अगर क्वेश्चन में आ गया कभी भी आपको यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में, तो एक अंदाजा लग जाएगा और तुक्का सेट करके आप आंसर को सही टिक मार लेंगे। तो बेसिकली मैं इसलिए इस चीज़ को रख लिया था। आप लोग कोशिश करें कि इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको एकदम क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आते हैं कि अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हम लोग का ये क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। तो कच्चल द्वीप का संबंध कहाँ पे है? निकोबार द्वीप समूह में। हम लोग इसको देख लिए। अगला है कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब मनाया जाता है। तो चलिए आप लोग बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब मनाया जाता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डे है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। बेसिकली बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है और आप में से मैक्सिमम लोग को मेरा मानना है कि इसको आ भी रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब मनाया जाता है। तो हमको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डे ये मनाया जाना शुरुआत कब से किया गया? 2015 से कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जा रहा है। 26 नवंबर 1949 को इस चीज़ को देखेंगे। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, आइए देखते हैं। संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से संविधान को अपनाया गया था। और इसी डेट को फेमस करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल डे बनाते हैं। संविधान को अपनाया गया था। इस चीज को ध्यान देना है। संविधान को बनने में कितना टाइम पीरियड लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए थे। ये टाइम लगा था संविधान के बनने में। तो दूसरा फैक्ट हो गया। अब बात आती, कभी कभी पेपर में आ जाता है कि उस प्रसिद्ध सुलेखक, ध्यान देंगे, उस सुलेखक का नाम बताओ। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि उस सुलेखक अर्थात ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि उस सुलेखक का नाम बताओ जिसने संविधान की मूल प्रतियों को तैयार किया था। जिसने संविधान के मूल प्रतियों को तैयार किया था। संविधान के मूल प्रतियों को तैयार किया था। पेपर में यह भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो आप लोग हमको इसका आंसर बता, अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तैयार किया था। तो ध्यान देंगे उस प्रसिद्ध सुलेखक का नाम क्या है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उसका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये उस प्रसिद्ध सुलेखक का नाम है। तो इस चीज को याद रख लेंगे। ये एक अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान मूल रूप से किस लैंग्वेज में लिखा गया है। तो हिंदी और इंग्लिश बहुत दोनों में लिखा गया है। इस चीज को ध्यान देंगे। अब बात आती है कि सबसे पहली बार संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है कि सर्वप्रथम पहली बार क्या था कि संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था। तो पेपर का आंसर होगा, उसमें आंसर में खोजेगा आप लोग एम.एन. रॉय का नाम। तो एम.एन. रॉय का ये विचार था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिसको हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। तो 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग अपना ध्यान देते हैं। 45 नंबर कह रहा है कि हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया टाइगर ग्रे क्षेत्र किससे संबंधित है। ध्यान देंगे, ये क्षेत्र का संबंध है इथियोपिया से। इस क्षेत्र का संबंध है, टाइगर ग्रे जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का संबंध है इथियोपिया से। जो ये टाइगर ग्रे क्षेत्र है ये इथियोपिया का उत्तरी हिस्सा है। इसको हम लोग मिटा लेते हैं। ये जो टाइगर ग्रे क्षेत्र है दोस्तों, ये इथियोपिया का क्या है
कि उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा है, और इस उत्तरी हिस्से में जो टाइगर ग्रे जो टाइगर रीजन है, इस रीजन में क्या है, एक संगठन है जिसका नाम है टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट। ठीक है, ये एक हम लोग कह सकते हैं कि संगठन है, ये अतिवादी संगठन है। ठीक है, अब क्या है कि ये क्या है कि उत्तरी भाग में, उत्तरी हिस्से में एकदम एक्टिव है पूरी तरह से। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि, और यहाँ पे एक्टिव है तो जाहिर सी बात है भाई, अगर अतिवादी संगठन है, मतलब एक टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि अगर टेररिस्ट संगठन है तो उस बेसिकली उस हिस्से में क्या रहेगा, अशांति रहेगा, हिंसा को बढ़ावा मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने इथियोपिया के क्या सोचा कि क्यों ना क्यों हम लोग क्या करें कि उत्तरी हिस्से में जो उनका खुद का हिस्सा है टाइगर क्षेत्र, उस पर एक सशस्त्र संघर्ष चला दें। तो उन्होंने क्या किया, मिलिट्री को ऑर्डर दिया कि भैया क्या करो, यहाँ पे एक सशस्त्र संघर्ष करो। और इस सशस्त्र संघर्ष में क्या हुआ है कि कई सारे लोग मारे गए हैं, सैकड़ों लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है। और यही रीज़न है कि चर्चा का विषय रहा है। चर्चा का विषय रहने के पीछे रीज़न भी है कि जो इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद, उनका नाम है अबी अहमद, यह नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है। तो जब शांति पुरस्कार विजेता अशांति वाला काम करेगा तो चर्चा का विषय रहेगा ही रहेगा। तो रीज़न यही है कि ये इंपॉर्टेंट हुआ है और चर्चा का विषय रहा है। तो टाइगर ग्रे, यानी जो टाइगर, ग्रे बार बार बोल दे रहे हैं, टाइगर क्षेत्र जो है, टाइगर रीजन जो है वो इंपॉर्टेंट है। इथियोपिया का उत्तरी हिस्सा है, पेपर में ये भी आ सकता है कि इथियोपिया का कौन सा हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा है, पूर्वी है, पश्चिमी है। तो उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पे जो संगठन मतलब टॉप यहाँ का जो ऑर्गेनाइज करता है पूरी तरह से, यहाँ पे जो हम लोग कह सकते हैं कि संचालन करता है शासन का, वो है टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट, जिसके खिलाफ ये सशस्त्र विद्रोह चलाया गया। 46वां नंबर क्वेश्चन है सहतूत बांध के ऊपर। सहतूत बांध हाल ही में क्या था कि यह अफगानिस्तान का एक बांध है। ध्यान देंगे दोस्तों, सहतूत बांध अफगानिस्तान का एक बांध है। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, भारतीय सरकार ने इसके डेवलपमेंट पे कहा है कि हम इसका विकास करेंगे, इसका डेवलपमेंट करेंगे। इसका डेवलपमेंट करने का फायदा क्या होगा, बेसिकली इसके कई जिलों को, अफगानिस्तान के कई जिलों को क्या होगा कि पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। ठीक है, यानी क्या है कि अफगानिस्तान भी हम लोग देखेंगे देश के और विश्व के कई सारे देश पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। बेसिकली जो अफगानिस्तान का काबुल शहर है, ये कुछ ज़्यादा ही पेयजल की समस्या से जूझ रहा है। तो एक हम लोग कह सकते हैं कि मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए भारत की ये पेशकश है कि वो सहतूत बांध को डेवलप करेगा। 47 नंबर क्वेश्चन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरसीईपी के ऊपर। ठीक है, तो आरसीईपी क्या है कि यह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी है। ठीक है, यानी ये एक आर्थिक समझौता है। इस चीज़ को ध्यान देंगे, एक्चुअली इसमें जो इसके मेंबर हैं वो आसियान के देश हैं, +5 कंट्रीज और हैं। आसियान +5 हम लोग बोलते हैं, आरसीईपी में शामिल हैं। आसियान कंट्रीज के नाम इसके पहले के करंट अफेयर में लोग बताए भी हैं, फिर से बोल देते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और लास्ट है कंबोडिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लास्ट के जो 5 देश है ना, यही बेहद इंपॉर्टेंट है और पेपर में क्वेश्चन बन के यही आएंगे। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन बन के यही आएंगे। अभी कल भी हम एक ऐसा क्वेश्चन बनाते थे, निम्नलिखित में से किस संगठन में भारत इसका सदस्य देश नहीं है। ठीक है, उसका आंसर क्या था आप हमको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो उसका संगठन में सदस्य देश भारत क्यों नहीं है, क्योंकि बेसिकली वो संगठन क्या करता है कि सदस्य देशों में एफटीए को, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ावा देने का काम करता है। आरसीईपी भी कुछ ऐसा ही करता है कि एफटीए के भागीदार सदस्यों के बीच व्यापार नियमों को उदार एवं सरल बनाता है, यानी एफटीए को बढ़ावा देता है। आरसीईपी क्या करता है, सदस्य देशों के बीच एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ावा देगा, जिसका नकारात्मक क्या है, कल के करंट अफेयर में हम लोग चर्चा किए थे। अब ये 5 देश कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, जापान है, न्यूजीलैंड है, ठीक है, और साउथ कोरिया है। के लिख देते हैं, कोरिया है। तो ये 5 कंट्रीज हैं, यानी इसमें भारत कहीं नहीं है। भारत पहले था, अब निकल चुका है भारत। तो भारत अब सदस्य नहीं है, तो यानी भारत काटिए। भारत जैसे काटेंगे 2 ऑप्शन कट जाएगा। देखिए, ए नंबर ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अच्छा, केवल ए ही नंबर ऑप्शन में भारत है।
चलिए ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन कट गया। अब देखिए दूसरा यहाँ पे कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिकली जो आसियान से सटे हुए देश हैं, जो संपन्न देश है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे साउथ कोरिया हो, तो आसियान कंट्रीज से सटे हुए जो देश है बेसिकली वही है। तो यहाँ पे पचवा भी नहीं है, तो पचवा भी नहीं है तो इसको भी काट दीजिए। तो यानी बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या बचा? केवल और केवल अपने पास डी बचा। आइए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ है, जिस नक्सली हमले में हमारे नियर अबाउट 23 या 25 जवान शहीद हो गए हैं। एक जवान को हम लोगों ने समझौता करके सुरक्षित, जम्मू के हमारे वो जवान थे, उनको हम लोग सुरक्षित और छुड़ा लिया है नक्सलवादियों के चंगुल से। नवंबर में छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को यानी होम मिनिस्ट्री को एक 5 सूत्रीय योजना भेजी थी। तो पहली बात तो डायरेक्टली क्वेश्चन क्या है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो एक्सप्लेनेशन जो अब तक करे थे उस हिसाब से सीधा पता चल रहा है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है? नक्सलवाद से निपटना है। जो हम लोग इसके पहले बोले, अभी एक्सप्लेनेशन जस्ट जो डिस्कस किया है उसको सुन के तो ऐसा लगी गया होगा कि भाई नक्सलिज्म, जो नक्सलवाद की समस्या थी उससे निपटने से संबंधित ये योजना है। अब हम यही इतना बता के नहीं निकल जा रहे हैं कि नक्सलवाद से निपटने के लिए इस 5 सूत्रीय योजना को आप लोग देख लीजिए, और कभी भी इसको मेंस में आप लोग नक्सलवाद की प्रॉब्लम आए तो उपायों में इसको जरूर लिखिएगा। बेसिकली छत्तीसगढ़ का जो बक्सर वाला क्षेत्र है वो नक्सलवाद से ज़्यादा प्रभावित है, बक्सर का क्षेत्र। तो जो 5 सूत्रीय कार्यक्रम था उनमें एक था रोजगार सृजन, एक था रोजगार सृजन, दूसरा है कनेक्टिविटी, सेकेंड है कनेक्टिविटी, तीसरा है स्टील प्लांट की स्थापना, स्टील प्लांट की स्थापना, इसको भी हम समझा दे रहे हैं आपको, स्टील प्लांट की स्थापना, ठीक है। चौथा है कोल्ड चेन की अवसंरचना, कोल्ड, ठीक है एक सेकेंड, कोल्ड चेन की अवसंरचना, कोल्ड चेन की अवसंरचना, और पांचवा है सिंचाई परियोजनाएं, सिंचाई परियोजना। आइए इसको समझ लेते हैं हम लोग। सिंचाई परियोजना बेसिकली देखेंगे बक्सर के एरिया में क्या हुआ है, गवर्नमेंट का टारगेट हम लोग की सिंचाई परियोजना, क्योंकि ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है तो सिंचाई परियोजनाओं को यहाँ पे कोशिश किया गया, प्रमोट किया जाए ताकि एग्रीकल्चर वगैरह अच्छे से हो सके और जो नक्सलिज्म उनको मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। मुख्य धारा में बेसिकली नक्सलिज्म के नहीं, जो जनजातीय लोग हैं उनको मुख्य धारा में शामिल किया जा सके ताकि वो नक्सली क्षेत्र की तरफ या नक्सली विचार से प्रभावित ना हो सके। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यहाँ पे एक बोध घाट सिंचाई परियोजना को प्रमोट करेगी, बोध घाट सिंचाई परियोजना को, बोध घाट सिंचाई परियोजना, ठीक है, परियोजना यानी बोध घाट इरिगेशन प्रोजेक्ट को यहां पे क्या करेगी, शुरुआत करेगी। तो एक तो ये समझ गए कोल्ड चेन अवसंरचना क्यों बोल रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कह रही है कि चूंकि भाई जो जनजाति हैं वो वन उत्पादों पे डिपेंड होते हैं, वन उत्पादों पे क्या होते हैं, वो निर्भर होते हैं। ऐसे में अगर हम लोग क्या किए कि वन उत्पादों के संग्रहण एवं भंडारण की व्यवस्था अगर कर लिए, वन उत्पादों के संग्रहण एवं भंडारण की अगर व्यवस्था कर लिए तो इनकी जो इकोनॉमी है, इनका जो पर कैपिटा इनकम है, इनका मतलब इनका आदिवासियों का जो पर कैपिटा इनकम है उसमें वृद्धि हो जाएगा। और धीरे धीरे क्या है कि जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट की संरचना है, जो उनके टूल्स हैं उन पे इनका विश्वास बढ़ जाएगा, फिर नक्सलिज्म की समस्या कम हो जाएगी। तीसरी लास्ट थॉट देखते हैं, स्टील प्लांट की स्थापना है। स्टील प्लांट की स्थापना बेसिकली बक्सर के एरिया में ही गवर्नमेंट की बात है कि बक्सर के एरिया में करेंगे। स्टील प्लांट की स्थापना की भी आपको पता है कि इसकी इकोनॉमी लाभ है ही है, पर्टिकुलर उस एरिया का डेवलपमेंट होगा। उस एरिया के डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि जो लोकल रिसोर्सेज हैं उसका उपयोग बढ़ेगा, तो जो इर्द गिर्द की इकोनॉमी है उसमें बूस्ट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काम आएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। कोल्ड चेन अवसंरचना में गवर्नमेंट क्या करने का मतलब एक और चीज़ था कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में भी वृद्धि करेंगे, ठीक है। बेसिकली बक्सर वाले एरिया में क्या है कि थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट का ये भी टारगेट है। कनेक्टिविटी में गवर्नमेंट का कहना है कि हम लोग यहाँ पे रोड, रेलवे, जो एयरपैड वगैरह है इनको अच्छे से डेवलप करेंगे ताकि कनेक्टिविटी में वृद्धि हो सके, ताकि किसी भी चैलेंज में, यानी
अगर उस कनेक्टिविटी की ज़रूरत सेना को पड़ती है तो ईजिली इसका यूज कर सके, क्योंकि अगर नक्सल अटैक हो गया तो कनेक्टिविटी बेहतर रहेगी, तो हम अपने सैनिकों को इलाज देने में या जल्दी हम लोग अपना सटीक पोजीशन पाने में या फिर से नक्सलियों को फिर अटैक करने में कनेक्टिविटी अगर बेहतर है तो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। ठीक है, रोजगार सृजन, तो हमको पता है कि अगर हम लोग रोजगार सृजन कर देंगे तो चांस है कि जो यूथ है वो इस तरफ झुक जाए और नक्सलियों की तरफ क्या है इनका झुकाव ना हो, यानी मुख्य धारा की तरफ इनको मोड़ा जा सके। तो ये एक उनका 5 प्लान था, जो 5 सूत्री कार्यक्रम है। अगर आपको नक्सलिज्म की समस्या से निपटने के उपाय लिखने रहे, आगे की राह लिखना रहा, तो बेसिकली अगर ये आप 5 चीज लिख देते ना तो भी आपका आंसर पूरा हो जाएगा। तो ये मेंस के नजरिए से भी बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जो 49 क्वेश्चन है। 49 क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वामित्व योजना, पहली बात बोल रहा है कि पंचायती राज मंत्रालय इस योजना का कि क्रियान्वयन हो तो नोडल मंत्रालय है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, पंचायती राज मंत्रालय ही क्या है, स्वामित्व योजना की नोडल मंत्रालय है। उसके बाद से इस योजना के उद्देश्य पे चर्चा कर रहा है। कह रहा है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति का सत्यापन समाधान प्रदान करना। ठीक है, संपत्ति का सत्यापन समाधान प्रदान करना, तो बिल्कुल सही है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य यही है, ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सी सही। लास्ट नंबर क्वेश्चन सीधा टू द पॉइंट है। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन है, ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, बिल्कुल नहीं। नीति आयोग, बिल्कुल नहीं। शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति, फिर ये होगा, एकदम नहीं, ये भी नहीं है। फिर बचा क्या? एनसीईआरटी। तो ध्यान देंगे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एनसीईआरटी के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह के जो आज के 10 क्वेश्चन थे, नवंबर माह का करंट अफेयर समाप्त हो गया। उम्मीद करते दोस्तों आपको ये करंट अफेयर का प्रोग्राम समझ में आया होगा। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। घटिया लगा होगा तो यार तो सीधा भी लिख देना घटिया है, तो कोशिश किया जाएगा कि अगली बार थोड़ा और अच्छा किया जा सके। धन्यवाद।